गुड। चलिए, तो आज लेक्चर की शुरुआत एक एक्सरसाइज से कर रहे हैं अपन। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्लास के अंदर कितने इंस्टेंस मेंबर और कितने मेथड्स बनाने हैं। पढ़ लीजिए पहले अच्छे से एक्सरसाइज। इसी के बेस पर हमारे 3 डिस्कशंस होंगे आज। फटाफट इस एक्सरसाइज को पढ़िए और अपन इंप्लीमेंट करते हैं इसको। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको देखकर क्लास में कितने इंस्टेंस और कितने मेथड्स बनाने बताएं। वेरी गुड नमन, 2 इंस्टेंस मेंबर बनाने हैं। किस किस नाम से? इंस्टेंस मेंबर किस नाम से बन रहे हैं? वेरी गुड संदीप, फीट एंड इंचेस। और मेथड्स, मेथड कितने बनाने हैं? गुड, 3 बनाने हैं। एक डंडर इनिट, एक डंडर एसटीआर, ये दोनों तो बन जाएंगे आराम से, है ना। और ये ऐड समझ में आ रहा है क्या करना है? 2 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। ठीक है, दोनों के फीट और दोनों के इंचेस ऐड करके तीसरे में डालना है। और ध्यान क्या रखना है ऐड करते वक्त? ध्यान ये रखना है कि अगर इंचेस का सम 12 को क्रॉस कर जाए तो आप उसे फीट में कन्वर्ट कर दें। आर यू गेटिंग दिस? ये बात समझ आ रही है? कहने का मतलब ये है कि इमेजिन करिए D1 ऑब्जेक्ट का जो फीट है वो 10 है, D1 ऑब्जेक्ट का जो इंच है वो 5 है, D2 ऑब्जेक्ट का जो फीट है वो 8 है और उसका जो इंच है वो 9 है। तो जो D3 ऑब्जेक्ट बनेगा इसके फीट में क्या आएगा बताइए? 10 + 8, है ना, ये 18 फीट हो गया। और इंचेस हो जाएंगे 5 और 9, तो ये हो गया 14 इंच। अभी बताइए 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। ये जो 14 इंच है इसे अब आप फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इस 14 इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 फीट 2 इंच हो जाएगा। तो वो 1 फीट जाकर 18 में जुड़ जाए तो ये हो जाए 19 फीट। और ये 14 इंच की जगह रह जाए 2 इंच। दिस इज द चैलेंज। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है सबको? चलिए, तो अपन चलते हैं सीधे हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड फॉर दिस एक्सरसाइज। चलिए, तो इसी को सेव करते हैं। विल गो फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग 2.py। शुरुआत क्लास डिस्टेंस डेफ डंडर इनिट। कितने पैरामीटर लेगा डंडर इनिट? 2 पैरामीटर लेगा सेल्फ के अलावा, एक फीट और एक इंचेस। और हमेशा की तरह इन्हें सेल्फ के थ्रू इंस्टेंस मेंबर बना देगा। सेल्फ डॉट फीट इज इक्वल्स टू फीट एंड सेल्फ डॉट इंचेस इज इक्वल्स टू इंचेस। फिर होगा डंडर एसटीआर जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग फॉर्म में फीट और इंचेस की वैल्यू। फीट में आ जाएगा सेल्फ डॉट फीट, कॉमा इंचेस में आ जाएगा सेल्फ डॉट इंचेस। और ये यहां से रिटर्न हो जाएगा। दोनों क्लियर है? डंडर इनिट और डंडर एसटीआर। चलिए, अब अपन मेन में आते हैं। कॉल देते हैं फिर ऐड को ट्रेस करते हैं। तो अब मैंने कहा D1 इक्वल टू डिस्टेंस 10, 5, D2 इक्वल टू डिस्टेंस 8, 9। फिर मैंने कहा प्रिंट D1 प्रिंट D2। कोई दिक्कत फिलहाल तो होनी नहीं है, कोड दोनों ऑब्जेक्ट्स के फीट और इंचेस आपके स्क्रीन पे शो कर देगा। इंचेस, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड आउटपुट वही आ रहा है। पहले के अंदर है 10 फीट 5 इंच, दूसरे में 8 फीट 9 इंच। नाउ आई शुड बी एबल टू राइट D3 इक्वल टू D1 प्लस D2। और फिर जब मैं कहूं प्रिंट D3
तो D3 के लिए रिजल्ट्स जैसा हमने कैलकुलेशन करा था वैसे प्रिंट हो जाए। अभी अगर मैंने लिखा D3 इक्वल टू D1 प्लस D2, तो आप मानते हैं एक्सेप्शन आएगी, है ना? फिलहाल तो ये चलेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं ये प्लस चले तो हमें डंडर ऐड को करना पड़ेगा अपनी क्लास के अंदर डिफाइन। ठीक है, अब हम डंडर ऐड की डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब इस अदर में कौन आएगा और सेल्फ में कौन आएगा? सेल्फ में D1 आएगा, अदर में D2 आएगा, करेक्ट है ना? तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूं फीट इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट फीट प्लस अदर डॉट फीट, और इंचेस इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट इंचेस प्लस अदर डॉट इंचेस, और अगर मैं यहां कहता हूं टेम्प इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पैरेंथेसिस में फीट कॉमा इंचेस, और फिर अगर मैं लिख दूं रिटर्न टेम्प, तो डिस्टेंस ऐड हो जाएंगे? बोलिए, डिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे। लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे ना। अब हमें मिलेगा 18 फीट एंड 14 इंचेस, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम तो चाह रहे थे यहाँ 19 और यहाँ 12 आए, तो वो कैसे करें? बस उतना पार्ट अब आप लिख दीजिए, बाकी सब मैंने लिख दिया है। कन्वर्जन वाला पार्ट आप लिख दीजिए। और यही करिएगा कन्वर्जन ऐड में, डंडर एसटीआर में मत कर दीजिएगा। ऐड की बॉडी लिखिए ऐसी कि वैल्यू 12 इंच से बड़ी होने पर फीट में कन्वर्ट होकर असाइन होकर फिर रिटर्न हो। ओके जैसलीन, इफ इंचेस ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 12 भी अगर होंगे तो भी कन्वर्ट करेंगे। फीट इज इक्वल्स टू फीट प्लस 1, इंचेस इज इक्वल्स टू इंचेस माइनस 12। ठीक है। रचित थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, पाइथन है ये, तो फॉरवर्ड स्लैश नहीं डबल फॉरवर्ड स्लैश, राइट? नहीं तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा। यस और नो? सोचो, हो जाएगा ना? राइट, तो अब ये हो जाएगा इफ इंचेस ग्रेटर देन इक्वल टू 12, अगर इंचेस की वैल्यू 12 है उससे बड़ी है, तो फीट में आ जाए फीट प्लस इंचेस डबल फॉरवर्ड स्लैश 12, और इंचेस में आ जाए इंचेस मॉड 12, और उसके बाद टेम्प के अंदर आप इन फीट और इंचेस को डाल दें। आ गया 19 और 12 एज पर आवर रिक्वायरमेंट, है ना? ठीक, कैसे हुआ समझ में आ रहा है ट्रेस? अगर आप ध्यान से देखें तो इस इफ के ट्रू होने पर इस इंचेस में क्या है? इस इंचेस में फिलहाल 14 है, तो कंडीशन ट्रू है। अंदर गए, ये लाइन चली फीट इक्वल टू फीट, फीट की खुद की वैल्यू है 18 प्लस 14 डबल फॉरवर्ड स्लैश 12। अब पाइथन में बताइए 14 डबल फॉरवर्ड स्लैश 12 कितना होता है? 1। डेसिमल पार्ट तो देगी नहीं ना पाइथन। और अगर मैं यहाँ सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाता तो क्या होता? अगर मैं यहाँ सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाता तो क्या होता? तो वो जाता गड़बड़, तब ये आंसर आ जाता 1 पॉइंट समथिंग। तो फीट मुझे डेसिमल में दिखते हैं। आ रहा है समझ सबको? राइट, इसलिए मैंने इसको करा डबल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये 1 होगा। जब ये 1 होगा तो 18 प्लस 1 फीट में कितना आ जाएगा? फीट हो जाएगा 19। फिर ये लाइन चलेगी इंचेस इक्वल टू इंचेस मॉड 12, तो ये लाइन क्या बन जाएगी? ये लाइन बन जाएगी इंचेस इज इक्वल्स टू 14 मॉड 12। कितना होता है? 14 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा, तो इंचेस में 2 आ जाएगा। ठीक, अल्टीमेटली आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर फीट की वैल्यू आ जाएगी 19, इंचेस की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर आ जाएगा D3 में। वैसा ही हमें दिख रहा है रिजल्ट।
क्लियर कोड की वर्किंग? वी कैन ऑल्सो रिमूव इफ कंडीशन, हाँ लेकिन वो फिर जबरदस्ती करेगा, अननेसरी ऑपरेशन होगा ना फिर। चलिए आगे बढ़िए। अब मैं इस कोड में कर रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज। आप देखें, अपनी पाइथन नॉलेज का इस्तेमाल करें और मुझे बताएं इस कोड का अब आउटपुट क्या आएगा। अब मैं इस कोड के नेक्स्ट वेरिएशन पे हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था इस कोड में हम कई सारे चेंजेस करने वाले हैं, तो अब मैं इस कोड के नेक्स्ट वेरिएशन पे हूं। यहां तक ये कोड बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट चल रहा है। अब मैं चाहता हूं मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं D4, जिसमें मैं स्टोर करूं D3+10, और फिर मैं कहूं प्रिंट D4 तो D4 प्रिंट हो जाए। करना क्या है मुझे, D3 की वैल्यू को 10 से इंक्रीमेंट करके D4 में स्टोर करना है। 10 किस में ऐड करना है, 10 दोनों में ऐड करना है, फीट में भी ऐड करना है, इंचेस में भी ऐड करना है। क्वेश्चन क्लियर? जल्दी जल्दी बोलें, क्वेश्चन क्लियर? 10 मुझे फीट में भी ऐड करना है, इंचेस में भी ऐड करना है, तो बताइए तो D4 में क्या आना चाहिए। D3 के फीट की वैल्यू इस वक्त 19 है, इंचेस की वैल्यू 2 है। अपन चाहते हैं D4 के अंदर क्या आ जाए, 19+10 कितना होता है, 29, और 10+2 कितना होता है, 12, और ये 12 होने के कारण यहाँ एक ऐड हो जाए तो ये हो जाए 30 फीट और ये रह जाए 0 इंच। ये करना है। क्या आप लॉजिक बता सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैं इस कॉल को और इस कॉल को दोनों को हैंडल करना चाह रहा हूं। तो अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं इस कोड को रन करूं तो? क्या अभी कोई प्रॉब्लम है इस कोड में? बहुत बढ़िया, एक्सेप्शन आएगी। क्यों आएगी एक्सेप्शन? अगर अभी मैं इस कोड को रन करूं तो एक्सेप्शन क्यों आएगी? एक्सेप्शन इसलिए आएगी क्योंकि समझिए, जब D4 इक्वल टू D3+10 चलेगा तो पाइथन के लिए ये ऐसा हो जाएगा ना, D4 इक्वल टू D3 डॉट डंडर एड 10। तो अब बताइए D3 किस में जाएगा, बोलिए। ये D3 जाएगा सेल्फ में, और ये 10 किस में जाएगा, ये 10 जाएगा अदर में। तो इस वक्त अदर की डेटा टाइप क्या हो गई, शाबाश, अदर की डेटा टाइप इंट हो गई। ठीक है, फीट इक्वल टू सेल्फ डॉट फीट प्लस अदर डॉट फीट। आप दिमाग दौड़ाइए, जब पाइथन इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगी तो क्या अदर में फीट है, क्या अदर के अंदर फीट है, नहीं है, तो कौन सी एरर आएगी, कौन सी एक्सेप्शन आएगी, एट्रीब्यूट एरर आएगी। टाइप एरर या वैल्यू एरर नहीं आएगी, एट्रीब्यूट एरर आएगी। क्योंकि आप पाइथन को बोल रहे हैं फीट ऑब्जेक्ट, सॉरी इंटीजर ऑब्जेक्ट का फीट नाम का डेटा मेंबर यूज करो। क्या इंटीजर ऑब्जेक्ट के अंदर फीट नाम का डेटा मेंबर है, बताओ। दिख रही है एरर? आर यू एबल टू सी दैट? जल्दी जल्दी जवाब दें, एरर दिख रही है? आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर है? हम्म। चलिए तो आप बताइए सॉल्यूशन क्या है, जल्दी जल्दी मुझे सॉल्यूशन दीजिए इस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, सॉल्यूशन आप बता दें। और दो डंडा बनाने को मत बोल दीजिएगा, और बनेंगे भी नहीं, क्योंकि पाइथन में याद कीजिए फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती है। तो अब फिर क्या करा जाए, ऐसा क्या लॉजिक लिखा जाए कि कोड काम कर जाए? इंट को इंस्टेंस मेंबर फीड दे दें, ये कैसे दे देंगे हम? अपन कैसे इंट के अंदर फीड डाल सकते हैं, नमन कैसी बात कर रहे हो? ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। आप समझो, चलो मैं एल्गोरिथम बताऊं, आप इंप्लीमेंट कर दोगे?
मैं एल्गोरिथम बताऊं, आप इंप्लीमेंट कर लोगे? देखो, सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करो कि अदर क्या है। क्या अदर डिस्टेंस है? मुझे बताओ, अगर अदर डिस्टेंस है तो यही दो लाइन चलनी चाहिए ना ऐड होने के लिए। बताओ, अगर अदर डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट है तो ये दो लाइनें चलनी चाहिए ना ऐड होने के लिए। और अगर अदर डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इन लाइनों में चेंज ही आ जाना चाहिए ना, कि अदर डॉट हटकर सिर्फ अदर रह जाना चाहिए दोनों तरफ। फीट इक्वल टू सेल्फ डॉट फीट प्लस अदर, इंचेस इक्वल टू सेल्फ डॉट इंचेस प्लस अदर। यस और नो? पहले तो बताइए, ये बात समझ आई आपको कि नहीं आई? आई। देखो यहां पे मैं दो लॉजिक्स लिख रहा हूं। एक लॉजिक होगा ऊपर वाला, एक लॉजिक होगा ये वाला, सेल्फ डॉट फीट प्लस अदर और इंचेस इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट इंचेस प्लस अदर। अब मैं चाहता हूं अगर अदर डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है तो ये वाला कोड चले। ये वाला कोड तब चले अगर अदर डिस्टेंस टाइप का है, इफ अदर इज ऑफ टाइप डिस्टेंस। और ये वाला कोड तब चले जब ऐसा ना हो, यानी ये एल्स वाला पार्ट हो जाए हमारा। तो बताइए वहां क्या इफ लगा दूं? सब बता दिया है मैंने, अब आपको एक इफ बताना है बस। इतना भी नहीं बता पाएंगे तो क्या मतलब फिर? बताओ जल्दी। वेरी गुड कशिश। या तो टाइप ले लें, और या फिर याद कीजिए हमारे पास एक इज इंस्टेंस करके मेथड है। इनहेरिटेंस में पढ़ा था आपने? पढ़ा था। इज इंस्टेंस आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है? इज इंस्टेंस आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है? दो लेता है। पहला आर्गुमेंट क्या होता है? पहला आर्गुमेंट होता है ऑब्जेक्ट। दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है? क्लास का नाम। तो आप मुझे बताइए, अगर ये इफ ट्रू हुआ तो ये दो लाइनें सही हैं जो चल रही हैं, राइट? और अगर ये इफ फॉल्स हुआ तो फिर चल जाएगा एल्स वाला पार्ट। चल जाएगा लाइक दिस। बस नीचे वाले पार्ट से आपको कोई दिक्कत है नहीं। ये तो कन्वर्जन पहले भी हो रहा था, ये कन्वर्जन अभी भी होगा। आप चलाइए कोड। बट इन दिस इफ यू पास एनी स्ट्रिंग देन ऑल्सो, हाँ बिल्कुल सही है। उससे बचना है तो आप एल्स को एलिफ कर दीजिए। कर सकते हैं। उसको एलिफ कर दीजिए और उस एल्स में जो तीसरा वाला एल्स है, इसमें अपनी तरफ से एक्सेप्शन रेज कर दीजिए, ये कहते हुए कि अदर शुड बी ऑफ न्यूमेरिक टाइप। क्योंकि अगर स्ट्रिंग है तो फिर ऐड कैसे करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे ना, राइट? समझ आ रहा है? और वहां से नन रिटर्न करा दीजिए। कर सकते हैं। इस एल्स को कर दीजिए एलिफ, है ना? ये एलिफ कर दीजिए, एलिफ इज इंस्टेंस। और यहां पर फिर चेक कर लीजिए आप, अदर कॉमा इंट। अगर ऐसा है तो ये चले, अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप एल्स में आ जाएं और इस एल्स में अपनी तरफ से एक मैसेज जनरेट करा दें। चाहे तो वो प्रिंट से ही करा दें, एक्सेप्शन भी मत कराएं। प्रिंट में लिख दें अदर इज नॉट न्यूमेरिक। और क्या करें? यहां से रिटर्न करा दें आप नन। करा सकते हैं नन रिटर्न। फिर सम हो ही नहीं रहा है, D3 में नन पहुंच जाएगा। ये वाला पार्ट आपका चलेगा नहीं, है ना? अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, अभी तो फिलहाल चल जाएगा। चलाइए, है ना? अब मैंने अगर यहाँ 10 की जगह पास कर दिया सचिन, तो आप सचिन को तो ऐड नहीं कर सकते ना D3 के अंदर। तो रन कीजिए, आपको मैसेज मिल जाएगा अदर इज नॉट न्यूमेरिक, और D3 में नन आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप। चले आगे, देखो पाइथन की डायनेमिक नेचर का कितना बड़ा फायदा मिला। मन चाहा तो नन रिटर्न करा दिया, मन चाहा तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया डिस्टेंस का। ये कर पाते हैं आप सी में, जावा में, C++ में? किसी में नहीं कर पाते। वहां जो रिटर्न टाइप रख दी वैसी वैल्यू रिटर्न करानी पड़ती, राइट? ये क्लियर हो गया आपको? स्ट्रिंग वाला डाउट दूर हो गया? लेकिन सी में तो वो भी नहीं होता।
चलिए बढ़ूं आगे। क्लियर। अब ये है वो लिस्ट जो उन मेथड्स के नाम हैं जिनकी आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस के लिए डंडर ऐड है, माइनस के लिए डंडर सब है, स्टार के लिए डंडर मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह। क्लियर है। बढ़े आगे। चलिए अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए ध्यान से, और क्लियर है तो बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है क्वेश्चन सबको? सही है। क्वेश्चन क्लियर। चलिए तो कितने डेटा मेंबर रहेंगे क्लास के अंदर? जो आप कोड लिखने जा रहे हैं उसमें क्लास में कितने इंस्टेंस मेंबर चाहिए? वेरी गुड, दो इंस्टेंस मेंबर चाहिए, एक नेम और एक प्राइस। ठीक है। चलिए तो डिजाइन करते हैं। क्लास का नाम मैंने दिया बुक। बुक क्लास के अंदर मैंने डंडर इनिट दिया। ठीक है। यहां आकर मैंने लॉजिक लिखा, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस, और नेम और प्राइस इसके दो आर्ग्यूमेंट्स बनाए। डंडर इनिट पैरामीटर में एक नेम और एक प्राइस ले लेगा, सेल्फ। ऐसा ही फिर हम बनाएंगे डंडर एसटीआर। ये हमारा डंडर एसटीआर हो गया। ये रिटर्न करेगा एफ स्ट्रिंग के तौर पे बुक का नाम, नेम कोलन। ये हो गया सेल्फ डॉट नेम कॉमा प्राइस। ये हो गया सेल्फ डॉट प्राइस। ठीक है। अब आपसे कहा गया है आप मेन में आकर बुक के बनाएंगे दो ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने कहा B1 इक्वल टू बुक, पास करा मैंने लर्निंग पाइथन, और इस बुक की प्राइस मैंने पास करी 500 रुपीज। B2 इज इक्वल्स टू बुक, यहां मैंने पास करा मास्टरिंग जैंगो, और इस बुक की प्राइस मैंने पास करी 700 रुपीज। अब आपसे कहा गया है प्रिंट करा दीजिए एक तो B1 B2 को, तो वो तो हो ही जाएगा। और अब हम चाहते हैं इन दोनों की टोटल प्राइस हमारे इस वेरिएबल में आ जाए जब हम कहें टोटल इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2। तो B1 B2 की प्राइस ऐड हो और टोटल में आकर स्टोर हो जाए। गाइड करिए तो जरा कैसे करना पड़ेगा। और यहां हम लिख दें टोटल प्राइस इज कॉमा टोटल। बोलिए कैसे लिखना पड़ेगा, क्या होगा डंडर ऐड का लॉजिक? डंडर ऐड ही ओवर, डंडर ऐड डिफाइन होगा, कुछ और होगा? क्लास में डंडर ऐड को ही डिफाइन करेंगे, किसी और को करेंगे? डंडर ऐड को ही करेंगे। ठीक है। अंदर का लॉजिक बताइए। बिल्कुल सही रचित। अंदर का लॉजिक एक लाइन का, रिटर्न सेल्फ डॉट प्राइस प्लस अदर डॉट प्राइस, है ना? चल जाएगा। आ जाएगा 1200, टोटल प्राइस 1200 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अब सपोज करिए यहीं पे एक तीसरी बुक भी हम लाते हैं। ओके। और हम यहाँ पे लिखते हैं कोडिंग इन जावा। ये हमारी तीसरी बुक है, जिसकी प्राइस है मान लीजिए 600 रुपीज।
इन तीनों को प्रिंट करा मैंने और फिर मैंने यहां पर कहा B1 प्लस B2 प्लस B3। अभी कितना आएगा टोटल प्राइस में आंसर? अभी टोटल प्राइस में आंसर कितना आएगा? 1800 आएगा। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है। कहाँ आया 1800? ये तो एक्सेप्शन आ गई। नईम को भी लग रहा है 1800 आएगा, द्योतम को भी, अदिति को भी, निशी को भी, रचित को भी, नमन को भी। अरे वाह, किसी को नहीं लगा कि इस कोड में प्रॉब्लम है, सबको लगा ये कोड सही है। बताइए 1800 क्यों नहीं आया? 1800 क्यों नहीं आया? बताओ। यस द्योतम, प्रॉब्लम ये है कि जब आपने लिखा B1 प्लस B2 प्लस B3, बिल्कुल सही नमन, तो B1 प्लस B2 का जो सम निकला उससे डंडर एड ने क्या रिटर्न कराया? 1200 रिटर्न कराया ना। राइट, अब ये बन गया 1200 प्लस B3। सो नाउ टेल मी, ये 1200 बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है या ये इंटीजर का ऑब्जेक्ट है? ये इंटीजर का ऑब्जेक्ट है, राइट। और प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे जिसका भी ऑब्जेक्ट होता है, पाइथन ऐड ढूंढने उसी क्लास में जाती है। प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे जिसका भी ऑब्जेक्ट होता है, पाइथन ऐड को ढूंढने उसी क्लास में जाती है। तो आप पाइथन इंटीजर क्लास में ऐड ढूंढने गई होगी? बोली जल्दी। गई तो होगी, वहां ऐड मिला होगा, मिला भी होगा। क्यों नहीं मिला होगा? ऐड ऐड मिला होगा, लेकिन वो ऐड काम करेगा इंटीजर प्लस इंटीजर पे, ना कि इंटीजर प्लस बुक पे। समझ आ रहा है? ऐड तो है इंटीजर क्लास में, तभी तो आप कह पाते हैं ना 10 प्लस 20। ऐड नहीं है तो फिर 10 प्लस 20 कैसे चल रहा है? क्योंकि 10 20 प्रिमिटिव वैल्यूज थोड़ी ना है, पाइथन के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर ऑब्जेक्ट पे प्लस चल रहा है मतलब इंटीजर क्लास के अंदर ऐड होगा। जल्दी जल्दी बोलिए, पहले तो आप बताइए, आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इंटीजर क्लास में डंडर ऐड है कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इंटीजर क्लास ऑल्सो हैज अ डंडर ऐड। क्लियर? प्रूफ है? प्रूफ है इस बात का कि इंटीजर क्लास में एक डंडर ऐड है। सबसे बढ़िया और सिंपल प्रूफ। आइए तो शेल पे, आपने पढ़ा था किसी भी क्लास की डिटेल निकालनी हो तो DIR लगा दो। चेक करिए, ये इंटीजर क्लास के मेंबर्स हैं, ये इंटीजर क्लास के मेंबर हैं, और आपको दिख रहा है यहाँ पर डंडर ऐड। करेक्ट। तो इंटीजर क्लास में ऐड नहीं है ये कहना तो गलत हो जाएगा, ऐड है। लेकिन वो ऐड इंटीजर प्लस इंटीजर कर सकता है, इंटीजर प्लस फ्लोट कर सकता है, इंटीजर प्लस बूल कर सकता है। ना तो वो कर सकता है इंटीजर प्लस स्ट्रिंग, और ना वो कर सकता है इंटीजर प्लस बुक। सही है? अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं, पढ़ो और फिर आप मुझे समझाओ क्या कह रही है पाइथन। पहले तो आप एक बार फिर पढ़िए एरर क्यों आई है। पढ़िए ध्यान से और बताइए आपको समझ आया? हमारे केस में ये 800 की जगह 1200 है, इतना मान लीजिए थ्योरी में। समझ आया तो बोलो क्लियर, लिखो फटाफट। नहीं आया तो आप पूछो डाउट। आया? ठीक। अब सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, अब सॉल्यूशन पढ़ो। क्या है सॉल्यूशन? गुड। सॉल्यूशन है एक नए तरीके के ऐड मेथड को आप अपनी क्लास में बनाएं, जिसे बोला गया है रिवर्स ऐड
या आर एड। ठीक, अब पढ़िए ये आर एड क्या है। सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ लिया? पढ़ लिया? अगली स्लाइड पढ़ो। ये भी क्लियर है? वेरी गुड। थर्ड स्लाइड पढ़ो। समझ आ गया? आ गया? क्या कहानी समझ में आई बताओ। अगर आपने अपनी क्लास के अंदर, मान लीजिए आपकी क्लास का नाम है बुक, अगर आपने अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करा है डंडर एड, तो अकॉर्डिंग टू पाइथन वो इस डंडर एड को कब चलाएगी? बोलिए बोलिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू पाइथन इस डंडर एड को पाइथन कब चलाएगी? जब आप प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे बुक का ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे इस पे चलाएगी B1 + B2 पे, चलाएगी आपका वाला ऐड? चलाएगी। B1 + 10 पे भी चलाएगी? यस, चलाएगी। लेकिन अगर आपने कहा 10 + B1, तब नहीं चलाएगी, मानते हैं? इन दोनों पे चलाएगी, लेकिन इस पे नहीं चलाएगी, क्योंकि पाइथन का रूल है डंडर ऐड आपकी क्लास का तभी चलेगा जब प्लस का लेफ्ट ऑपरेंड आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ। और 10 तो बुक का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, 10 किसका ऑब्जेक्ट है? 10 किसका ऑब्जेक्ट है? इंटीजर का। राइट। अब हमें पता है ना, इंटीजर के पास तो कोई प्लस है नहीं जो बुक को ऐड करे। करेक्ट है ना? हम चाहते हैं इस कॉल पे भी हमारी क्लास का मेथड चले, ये भी करेक्ट। इस कॉल पे भी हमारी ही क्लास का मेथड चले, तो पाइथन कहती है ये ऐड तो ठीक है, ये तो आप रहने ही दीजिए, लेकिन इस ऐड के साथ साथ एक और ऐड बनाइए क्लास में। उसका नाम क्या रखना है? उसका नाम रखना है आर ऐड। आर फॉर, आर फॉर कुछ लोग कहते हैं रिवर्स, कुछ लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड। दोनों ही नाम ठीक है, जो आपको सही लगे। अपन रिवर्स बोलेंगे। राइट। अब ये जो आर ऐड है, इसकी खासियत क्या है? अगर आपकी क्लास में आर ऐड मिलता है, तो पाइथन इस कॉल को देखते वक्त इस मेथड को कॉल करेगी। और याद रखिएगा, इस मेथड में भी दो आर्गुमेंट होते हैं, एक सेल्फ और एक अदर। सेल्फ में किसको पास करेगी बताओ? सेल्फ में किसको पास करेगी? यस नमन, सेल्फ में B1 को पास करेगी। मतलब अब सेकंड आर्गुमेंट सेल्फ में जाएगा। यस, वो जो प्लस के राइट वाला है वो सेल्फ में जाएगा, और जो प्लस का लेफ्ट वाला है वो अदर में आ जाएगा। आ रहा है समझ? हम्म। तो बताइए जरा क्या करा जाए। अगर क्लियर है तो बताइए, क्लास में आकर क्या बदलाव करूं, क्या चेंज करूं? ये ऐड रहेगा कि हटा दूं? ये तो रहेगा, क्योंकि B1 + B2 पे यही ऐड काम आएगा। अब आते हैं अपन रिवर्स ऐड पे, तो अपन बोलते हैं आर ऐड। ठीक है। अब ये जो आर ऐड है, इसमें सेल्फ में, पहले अंदर का लॉजिक लिखने से पहले हम समझें। अब आपका कॉल है B1 + B2 + B3। आई होप B1 + B2 का 1200 तो समझ में आ ही गया होगा। राइट। अब ये बन जाएगा 1200 + B3। राइट। जब 1200 + B3 बनेगा, तो पाइथन इस रिवर्स ऐड को कॉल करेगी। अब करेगी। इस रिवर्स ऐड में B3 किस में जाएगा? वो जाएगा सेल्फ में। और ये 1200 किस में जाएगा? वो जाएगा अदर में। अब अंदर बताइए क्या लिख दिया जाए? रिटर्न क्या? बोलिए जल्दी। रिटर्न सेल्फ डॉट प्राइस प्लस अदर। करेक्ट। रिटर्न में ये लिख दीजिए। चलाइए, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। आ जाएगा 1800। गॉट इट? रिवर साइड भी समझ आया? वेरी गुड। अब हम लाते हैं हमारे तीसरे वाले प्रोग्राम को वापस, दूसरे वाले प्रोग्राम को।
सो लेट मी ओपन द कोड अगेन, जिसमें डिस्टेंस क्लास को हमने हैंडल करा था. सो आई एम सेविंग इट बाय द नेम ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग 5. ठीक है. और मैं चाहता हूं ये जो मैंने डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं D1 और D2, मैं इनको प्रिंट करने के बाद ये कंपेयर करके बता पाऊं कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है. ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है. तो पाइथन में आप बराबरी कैसे चेक करते हैं? वेदर टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, कैसे चेक होता है पाइथन में? रिलेशनल ऑपरेटर. कौन सा वाला? कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज की इक्वालिटी चेक करता है? डबल इक्वल टू. तो इफ आई राइट इफ D1 डबल इक्वल टू D2, प्रिंट डिस्टेंसेस आर इक्वल, और नहीं तो डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल. चलेगा? विल दिस कॉल वर्क? काम करेगा? वेरी गुड. नहीं करेगा. कारण पाइथन अब डबल इक्वल टू को आपकी क्लास में सर्च करेगी, राइट? और डबल इक्वल टू के लिए पाइथन जिस मेथड को ढूंढती है, उस मेथड का नाम ये है. ढूंढिए तो, क्या नाम है? डंडर EQ. इक्वल टू नहीं, इक्वल टू तो समझने के लिए है. जो आपको ओवरलोड करना है वो है डंडर EQ. यही कर रहा है ना क्लास में डिफाइन, डंडर EQ, राइट? तो अब हमें डंडर EQ बनाना पड़ेगा, नहीं तो एक्सेप्शन आएगी. बिल्कुल वैसी पहले वाली एक्सेप्शन. ठीक. डी एक्सेप्शन नहीं आई. क्यों नहीं आई? क्या हो गया? ये डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल कैसे हो गया? क्योंकि पाइथन ने D1 डबल इक्वल टू D2 में कंपेयर कर दिया एड्रेसेस. एक्सेप्शन नहीं दी उसने. D1 डबल इक्वल टू D2, इनमें कंपेयर हो गया एड्रेस, राइट? अपन क्या चाहते हैं? क्या कंपेयर हो? अपन चाहते हैं वैल्यूज कंपेयर हो. तो क्लास में क्या करना पड़ेगा? क्लास में आपको इस EQ को करना पड़ेगा डिफाइन. ठीक है. अब मैंने यहां पर कहा, अब ये डंडर ऐड हटा देता हूं, क्योंकि ऐड तो कर नहीं रहे हैं. इसकी जगह हम ले लेते हैं EQ. ठीक. अब अंदर का लॉजिक मुझे ऐसा बताइएगा कि हम दोनों के फीट और इंचेस को टोटली इंच में कन्वर्ट करके कंपेयर करें. क्योंकि अगर आप फीट फीट और इंच इंच कंपेयर करते हैं तो आंसर गलत आएगा. अगर अपन लिखते हैं इफ सेल्फ डॉट फीट डबल इक्वल्स टू अदर डॉट फीट एंड सेल्फ डॉट इंचेस डबल इक्वल टू अदर डॉट इंचेस, अगर ऐसा है तो हम लिख देते हैं रिटर्न ट्रू. अगर ऐसा नहीं है तो हम लिख देते हैं रिटर्न फॉल्स. ठीक है. तो फिलहाल तो हमें फॉल्स ही मिलेगा. फिलहाल तो कोड यही बोलेगा ना, डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल. सही है ना? बोलना भी चाहिए डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, है ना? बट इमेजिन करिए इस वाले ऑब्जेक्ट में होता 1 फीट और 0 इंच, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में होता 0 फीट और 12 इंच. तो क्या ये बराबर हैं मैथमेटिकली? क्या ये मैथमेटिकली बराबर हैं? 1 फीट 0 इंच और 0 फीट 12 इंच बराबर हैं. गुड. तो क्या आपका कोड बताएगा डिस्टेंसेस आर इक्वल? नहीं बताएगा. आपका कोड जवाब देगा डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये इफ हो जाएगा फॉल्स. तो वैसा क्या करें? यहां पर लॉजिक अप्लाई कि कोड प्रॉपरली इन्हें कंपेयर कर लें. कंपैरिजन इन दोनों का ना करके यहां पर एक एक्स लें. उस एक्स के अंदर हम स्टोर करें सेल्फ डॉट फीट मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस सेल्फ डॉट इंचेस. वाई के अंदर स्टोर करें
other dot feet multiplied by 12 plus other dot inches. And instead of comparing these self and other dot feet in inches, we should compare x and y. अभी कुछ समझ आया क्या हो रहा है इससे? आया तो बताओ x में क्या आएगा? When this line will run, what will x hold? जब ये लाइन चलेगी तो x में क्या आएगा? सेल्फ ऑब्जेक्ट टोटली कन्वर्ट होकर आ जाएगा इंचेस में, और सेल्फ ऑब्जेक्ट को आप टोटली इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो 12 होगा, क्योंकि वो 1 फीट और 0 इंच है। और y के अंदर अदर वाला ऑब्जेक्ट टोटली कन्वर्ट होकर आ जाएगा इंचेस के अंदर, है ना, तो y के अंदर भी 12 आ जाएगा। दोनों कंपेयर होंगे, जब दोनों कंपेयर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू मैच करेगी 12 एंड 12, तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू। ये भी समझ आया? चलूं आगे, क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही एक और मजेदार चीज देखिए, इमेजिन करिए, इसको अपन सेव करते हैं और मैंने यहां पर रखा एग्जाम्पल 6। ध्यान से देखिएगा, विल दिस वर्क? प्रिंट लेंथ ऑफ D1 and print length of D2. Will this work? नहीं चलेगा ना, क्योंकि लेंथ तो हमने देखा है पाइथन की बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे चलता है, वो भी उन डेटा टाइप्स पे जो इटरेबल है, जैसे कि स्ट्रिंग, जैसे कि टपल, जैसे कि लिस्ट। हमारी क्लास पे कैसे चल जाएगा? लेकिन अगर आप चाहें तो लेंथ आपकी क्लास पे चल सकता है, अगर आप इस मेथड को क्लास में कर दें डिफाइन। किस मेथड को पहचानिए? डंडर एलियन को। अब लेंथ रिटर्न क्या करेगा वो आपका लॉजिक है, आपको सोचना है, पाइथन को उससे कोई मतलब नहीं है। बस पाइथन ये चाहती है कि अगर इस नाम का मेथड आपकी क्लास में हो तो आप अपने ऑब्जेक्ट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो मैं चाहता हूं मैं लेंथ का मतलब ऑब्जेक्ट में जितने डेटा मेंबर हैं उसकी काउंटिंग रिटर्न करा दूं। कैन आई डू दैट? डेफ डंडर एलियन करा सकते हैं। और इसके लिए मैं क्या रिटर्न कर दूं बताओ तो? लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट डंडर डिक्ट। याद कीजिए, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यू पेयर्स में है। तो अगर मैं चाहूं तो यहां से डिक्शनरी की लेंथ रिटर्न करा दूं, वो ही मेरे ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स होंगे। ये मेरा लॉजिक था, बाकी आप अपनी तरफ से लेंथ को जैसे चाहे डिफाइन कर सकते हैं, बट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज हम अपने ऑब्जेक्ट पे लेंथ लगा सकते हैं। आया समझ? आया? ऐसे ही प्रिंट D1 0 प्रिंट कॉमा D1 1 चलेगा? नहीं चलेगा। ये तो हमने देखा है सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर है, नहीं चलेगा ना। फिलहाल तो नहीं चलेगा ना, जब तक हम क्लास में इसका अरेंजमेंट ना करें। अभी कैसे चल जाएगा, है ना? अभी तक तो हमने देखा है इसको लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग इन सब पे काम करते हुए। नाउ इफ यू वांट यू कैन आल्सो मेक दिस ऑपरेटर वर्क ऑन योर ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा पढ़िए तो, किस ओवरराइड करना पड़ेगा? आपको अपनी क्लास में बनाना पड़ेगा डंडर गेट आइटम, राइट? डंडर गेट आइटम का सेकंड आर्गुमेंट क्या है? डंडर गेट आइटम का सेकंड आर्गुमेंट एक इंटीजर है जो बताएगा कौन से इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए। तो मैं फीट को मान लेता हूं 0 और इंचेस को मान लेता हूं 1। तो मैं अपनी इस क्लास के अंदर कह सकता हूं डेफ डंडर गेट आइटम, राइट? और इस डंडर गेट आइटम में मैं यहां लिख सकता हूं रिटर्न सेल्फ, सॉरी, यहां मैं लिख सकता हूं इफ आइटम डबल इक्वल्स टू 0, इन दैट केस रिटर्न सेल्फ डॉट फीट। elif item double equals to 1, return self dot inches. Else I can raise an exception by saying
index must be either 0 or 1. इंप्लीमेंटेशन समझ आ रहा है? राइट, अब चलेगा। चलाइए, लास्ट वाला पार्ट देखिए। तो आपको 1 फीट और 0 इंच मिल रहा है, D1 का 1 और D1 का 0 और 1। और अगर मैंने यहाँ कह दिया D1 का 2 भी दिखा दो, तब मेरा कोड थ्रो करेगा इस एग्जाम्पल में एक्सेप्शन, ये कहते हुए इंडेक्स मस्ट बी ईदर 0 और 1। लाइक दिस यू कैन ओवरलोड दीज ऑपरेटर्स जो नॉर्मली आप मेथड्स की तरह या फंक्शन की तरह देखते थे इटरेबल्स पे, उन्हें भी आप अपने ऑब्जेक्ट पे काम करा सकते हैं। सर रिवर्स रिलेशनल नहीं होते? नहीं, रिवर्स रिलेशनल क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे अपन रखें दूसरा ऑब्जेक्ट, ऐसा 10 > D1, नहीं। रिवर्स ऑपरेटर्स एरिथमेटिक के लिए हैं, ठीक है? पॉइंट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। समझ आ गया पूरा कोड अच्छे से? चलिए, अब बताइए, एसक्यूएल हो गई शुरू आपकी? एसक्यूएल स्टार्ट हो गई? क्या पढ़ा एसक्यूएल में कल? कहां तक पहुंचे? एसक्यूएल में क्या करा कल? बेसिक एसक्यूएल कमांड क्या क्या कर लिए? बेसिक एसक्यूएल में क्या क्या हो गया? क्रिएट हो गया, ऑल्टर हो गया, वेरी गुड। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए टेबल में? टेबल नहीं बनाई अभी? अच्छा ठीक है, कब है आपकी क्लास एसक्यूएल की अब अगली? आज है? बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो मैं आपको पाइथन डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होती है इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आज कोडिंग नहीं करते हैं अपन, कोडिंग करेंगे अपन परसों, तब तक आपकी अच्छी खासी एसक्यूएल हो जाएगी। और कौन सा बैकएंड यूज कर रहे हैं आप? ओरेकल कि एसक्यूएल लाइट? ओरेकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अपन को तो ओरेकल से भी सिंपल लेना है। तो डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, सब तो पढ़ लिया है आपने ना। अपन सीधे बात करते हैं, पाइथन में आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, हाउ पाइथन कनेक्ट्स इटसेल्फ टू एनी डेटाबेस। अगर पाइथन प्रोग्राम को किसी डेटाबेस से कनेक्ट होना हो तो पाइथन कैसे कनेक्ट करेगी। लेकिन उससे पहले पाइथन से डेटाबेस कनेक्टिविटी के फायदे देखने हैं। क्या पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? क्या पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है? यस। तो पाइथन की डेटाबेस कनेक्टिविटी भी, गौर करिएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, पाइथन की डेटाबेस कनेक्टिविटी कंपेयर टू सम लैंग्वेजेस फास्ट है, कंपेयर टू सम लैंग्वेजेस एफिशिएंट है। बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबसे अच्छी पाइथन की डेटाबेस कनेक्टिविटी है। डेटाबेस कनेक्टिविटी के मामले में अगर हम एफिशिएंसी, फास्टर बिहेवियर या और किसी तरह की फंक्शनैलिटी देखें तो जेडीबीसी इज बेस्ट, है ना। बट पाइथन भी आपको जैसे जावा डेटाबेस से कनेक्ट करने की फैसिलिटी वाया जेडीबीसी देती है, ऐसे पाइथन आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने की फैसिलिटी वाया पीडीबीसी देती है, वेयर पीडीबीसी स्टैंड्स फॉर पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। और आप इजीली अपनी एप्लीकेशन और अपने डेटाबेस को चेंज भी कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जा भी सकते हैं। पाइथन इसके लिए प्रोवाइड क्या करती है डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए? तो पाइथन डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आपको प्रोवाइड करती है एपीआई। एपीआई जानते हैं क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलिए, एपीआई जानते हैं या पहली बार सुन रहे हैं? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। और ये है क्या? ये बने बनाए क्लासेस और मेथड्स का कलेक्शन होता है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, क्लासेस एंड मेथड्स जो आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करती है फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी। एक बार फिर बताइए, क्या है एपीआई? इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस, फंक्शंस एंड मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो अगर आपको डेटाबेस से कनेक्ट होना है
तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए पाइथन ने आपको बिल्ट इन क्लासेस दिए हैं, बिल्ट इन मेथड्स दिए हैं, बिल्ट इन फंक्शंस दिए हैं, जिनको यूज करके आप दुनिया के किसी भी RDBMS से कनेक्ट हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, सेकेंड पैराग्राफ पढ़िए तो क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। पाइथन की डेटाबेस प्रोग्रामिंग की सबसे अच्छी बात क्या है? आपका डेटाबेस चाहे ओरेकल हो, चाहे माइएसक्यूएल हो, चाहे एसक्यूएल लाइट हो, क्या नहीं बदलेगा? वेरी गुड, स्टेप्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, स्टेप्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बदलेगा क्या? बदलेगा उस मॉड्यूल का नाम जो आप अपने कोड में यूज करने वाले हैं। तो अगर आप ओरेकल से कनेक्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपको जो मॉड्यूल चाहिए उसका नाम है CX_Oracle। लिखिए जरा चैट विंडो में क्या नाम है। अगर आप ओरेकल से कनेक्ट होंगे तो मॉड्यूल चाहिए CX_Oracle, ये आपको ओरेकल से कनेक्टिविटी देगा। अगर आप माई एसक्यूएल से कनेक्ट होते हैं, नाम सुना है? सुना है? तो आपको मॉड्यूल चाहिए पाई माई एसक्यूएल, राइट। और अगर आप एसक्यूएल लाइट से कनेक्ट होंगे, जो हमारा डेटाबेस भी होगा, राइट, अगर आप एसक्यूएल लाइट से कनेक्ट होंगे तो आपको चाहिए SQLite 3। SQLite 3, अब गौर से सुनिएगा, ये जो SQLite 3 है, ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है जब आप सी पाइथन इन सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। आप सबके पास सी पाइथन है? आप सभी के पास सी पाइथन है, तो आपको ये वाला मॉड्यूल बिल्ट इन मिलता है। लेकिन अगर आपको लगता है ओरेकल से कनेक्ट होने के लिए ये वाला मॉड्यूल कहां से आएगा, तो ये आपको करना पड़ेगा अपने सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल। और ये करने के लिए पाइथन का बहुत ही सिंपल कमांड आपको चलाना है, जिसका नाम होता है पिप कमांड। क्या नाम होता है? पिप कमांड। पिप का फुल फॉर्म क्या होता है? पिप का फुल फॉर्म होता है पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म पाइथन की तरफ से बोला गया है। और ये जो पिप कमांड है, अगर आप इस कमांड को यूज करते हैं और आपको सिर्फ इतना लिखना है, पिप इंस्टॉल CX_Oracle, तो आपके सिस्टम पे ये वाला पैकेज डाउनलोड भी हो जाएगा और पाइथन के मॉड्यूल्स में जाकर ऐड भी हो जाएगा। फिर आप इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज करके ओरेकल डेटाबेस से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और SQLite के लिए तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी मानते हैं? SQLite के लिए तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा, मानते हैं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी पाइथन का पार्ट है, ऑलरेडी आपके पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ वो आया है। लेकिन अगर आपको MySQL से करना है, अगर आपको ओरेकल से करना है, तो आपको वाया पिप कमांड इन्हें अलग से अपने सिस्टम में करना पड़ेगा, डाउनलोड और इंस्टॉल। पिप कमांड चलाते वक्त इंटरनेट ऑन होना चाहिए, जैसे मैं आपको चला के दिखा देता हूं। हालांकि मेरे यहाँ पिप कमांड बोलेगा पैकेज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। देखिए, आप जाइए CMD पे, CMD पे जाकर कमांड लिखिए पिप इंस्टॉल CX_Oracle, ठीक है। और इस कमांड के चलते वक्त क्या होना चाहिए? इस कमांड के चलते वक्त इंटरनेट ऑन होना चाहिए। मेरे केस में मैसेज दिख रहा है आपको, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है मेरे केस में ये मैसेज? क्योंकि मेरे सिस्टम पे ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके सिस्टम पे नहीं है, तो आप देखेंगे आपके सिस्टम पे रन टाइम पे इंस्टॉल होगा। ऐसे ही पिप इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल, राइट, ये भी ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। क्लियर? अगर ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगा तो इसके लिए भी आपको ये वाला मैसेज नहीं मिलकर सीधे इंस्टॉलेशन दिखेगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रही है बात? इस तरह से आपको पहले इस पैकेज को करना पड़ेगा इंस्टॉल। एक बार आपने पैकेज इंस्टॉल कर दिया तो आपके बाकी सारे स्टेप्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, ठीक है। सिर्फ पैकेज का नाम बदलेगा, बाकी अंदर के स्टेप्स पूरे सेम रहेंगे। तो अपन लोग SQLite यूज करेंगे, क्योंकि SQLite सबसे सिंपल डेटाबेस है। पाइथन के अंदर उसका सपोर्ट बिल्ट इन आता है और आपको उसे अपने सिस्टम पे डाउनलोड और इंस्टॉल करने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। अगले लेक्चर में बताऊंगा वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके
आप सिस्टम पे सीधे क्रिएट कर पाएंगे टेबल। क्लियर? क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और शुरू करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। बाय बाय, टेक केयर।